Hello friends, listener again welcome to my channel. Today I have taken case of a girl and first I will give you the history and then I will provide the solution, right? I hope you people the listener are well aware about कि ये चैनल किस चीज का है। ये चैनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का है। यहाँ पर केसेस लिए जाते हैं, स्टडी की जाती है और उसके बाद आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाती है कि क्या तरीका है कि आप उस रेमेडी के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर कर लें, काउंसलिंग के थ्रू से बेटर कर लें। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। टुडे आई हैव टेकन अ केस ऑफ 28 ईयर ओल्ड गर्ल। वो अभी अनमैरिड है, पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड ऑनर्स में। और उसका केस ये है दोस्तों कि वो लड़की लगभग आप मान कर के चलिए कि पिछले 13-14 साल से मेडिकेशन पे रही है और जब वो मेरे पास आई है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब अगेन मैं बोलूँगी हाँ, हमारे पास परेशान ही लोग अप्रोच करते हैं कि रोना उसका बहुत कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था। 1 घंटे के सेशन में फिर मैं बोलूँगी बहुत एट टाइम में सिर्फ़ रो रही थी। वो लड़की अपने घर में गर्ल के तौर पर इकलौती है और उसका एक भाई है, वो 28 साल की है, तो लगभग उसका भाई 24 साल के आस-पास का है। उसके मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते हैं और कंडीशन कुछ ऐसी है कि मम्मी अलग जगह जॉब करती हैं, पापा अलग जगह जॉब करते हैं। पापा जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर वो रहती है और कोई ना कोई कज़िन एंड केयर टेकर फीमेल आकर के उनके पापा के साथ रहती हैं, बच्चे का टेक केयर करते हैं, कोई कज़िन सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, इस तरीके से काम चल रहा है। और दादी भी उनके साथ में ही रहती हैं, बच्ची की दादी उनके साथ में ही रहती हैं। जब वो केस मेरे पास आया है तो उसने रिपोर्ट किया कि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का मतलब दोस्तों होता है कि हम बिला वजह ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग इसे ओवरथिंकिंग भी कहते हैं। ओवरथिंकिंग में और एंग्ज़ायटी में एक अंतर है। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक के बाद आपका दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार आता ही जा रहा है। घंटों आपको पता नहीं चलते, आप सोचते जाते हो, आपको नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन एंग्ज़ायटी के केस में आपको एक अजीब-सी परेशानी स्टार्ट होती है और वो परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाती है, आपका लोगों के साथ उठना-बैठना, बातचीत करना डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप कोई पढ़ाई या जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आप करने में बिल्कुल असक्षम हो जाओगे, राइट? तो इसके साथ ये चीज़ हो रही थी और लड़की अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रही है प्रोफ़ेशनली, लेकिन कतई भी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही है। जो उसने पढ़ाई की हुई थी, उसके मुताबिक उसको अपने आप में एक टीचिंग का प्रोफ़ेशन एडॉप्ट करना था। वो चाहती थी कि वो टीचर बने, लेकिन लगभग-लगभग पिछले 5 से 7 साल वो कोशिश करती थी और फिर जॉब को छोड़ देती थी या बंद कर देती थी। उसके डर उसको परेशान करते थे, फिर वो घर बैठ जाती थी, फिर वो रीस्टार्ट करती थी। एक बहुत तारीफ़ वाली बात है उस बच्ची के लिए, मतलब लिटरली मैं सैल्यूट करती हूँ उसकी इस स्पिरिट को कि उसने इतनी बार रीस्टार्ट किया, इतनी बार ट्राई किया, बार-बार अपने आप को तैयार करती थी। इवन इस लेवल तक तैयार करती थी कि घर पर बैठ कर के वो ट्यूशन पढ़ा रही है कि पहले वो प्रिपेयर कर ले, देन वो किसी जॉब के लिए जाए। शी वाज़ रियली वेरी, वेरी गुड गर्ल। और जब वो मेरे पास आई है तो उसने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा एक शेम फीलिंग से भरी हुई है कि ये उसकी क्या ज़िंदगी है। दोस्तों पहला सेशन लेने के बाद मैंने उसको सबसे पहले इस चीज़ के लिए तैयार किया कि वो अपने मन की सारी बातें, जो कुछ वो लोगों से कह पाती है, कुछ बातें वो अपने जानने वालों से, अपने घर वालों से, मम्मी से, पापा से, दोस्तों से नहीं कह पाती है, वो सारी ही बातें पहले वो मुझसे बोले। इसमें एक ट्विस्ट भी आया दोस्तों, पहले जब उसने मुझसे सेशन लिए, तो उसने मुझसे 2 से 3 सेशन लिए, ऑनलाइन केस था ये और उसके बाद वो क्विट कर गई। उसे लगा कि उसे काफ़ी आराम आ गया था, लेकिन उसे लगा कि जो है ये चीज़ शायद इसको रेमेडिएट नहीं करेगी काउंसलिंग और उसे दवाई ही खानी पड़ेगी क्योंकि उसकी नींद बहुत ज़्यादा रहती थी डिस्टर्ब, तो उसको लगा कि नहीं दवाई ही मेरा सॉल्यूशन है। तो उसने दवाइयों की तरफ लेकर के मुझे थैंक यू करके वो हट गई काउंसलिंग से। और लगभग-लगभग मान कर के चलिए कि वो 2 महीने के बाद फिर मेरे से कॉन्टैक्ट करती है और फिर उसने मुझे बोला कि वो अपने आप को फिर से काउंसलिंग में लेना चाहती है और तब वो ऑफ़लाइन के लिए मिलना चाहती थी, पहले वो ऑफ़लाइन के लिए रेडी नहीं थी। देन आई वेलकम्ड अगेन हर और जब वो मेरे पास आई, दोस्तों तो जो सच सामने आए हैं वो आप लोगों के लिए समझने योग्य हैं। जो गार्जियंस हैं वो ध्यान से सुनें, जो सफ़रर हैं वो ध्यान से सुनें।
और आप लोगों को बहुत समझ में आएगा कि क्या-क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें कतई नहीं करनी होती हैं, राइट? तो सबसे पहले तो दोस्तों उसने मुझे बताया कि उसके मम्मी और पापा जो अलग-अलग रहते थे, वो कभी भी अपने मम्मी के पास एक बहुत क्लोज़ मम्माशिप जो होती है, वो कभी भी उसको नहीं अटेन कर पाई। वो हमेशा ही उससे वंचित रही, अपने पापा के पास रही, पापा भी उसके कुछ न प्यार तो उसे बहुत करते थे। तो दोस्तों उसने मुझे बताया कि वो खुद भी नहीं जानती थी इस बात को। जब उसने मुझे ये एक्सप्लेन करना शुरू किया कि उसको इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है कि वो बहुत एकदम ब्लैंक हो जाती है कि वो क्या है, क्यों है ऐसा, तो वो हर चीज़ों को छोड़ देती है। और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत जो उसको आ रही थी वो ये कि वो सारी ही बातें अपने किसी भी क्लोज़ वन को बता नहीं पाती थी। और इससे भी ज़्यादा जब वो ये परिस्थितियों में होती थी तो वो बहुत अजीब-अजीब तरीके की मिस्टेक कर बैठती थी। उसका मन कुछ और कहता था, उसका दिमाग कुछ और कहता था। कभी कोई सजेशन दे गया तो उसको कुछ अजब अलग तरीके से ले लेती थी। तो वो कुछ बहुत अजीब हरकतें करके बैठ जाती थी। वो हरकतें जो कि एक सामान्य माइंड शायद नहीं करेगा, वो जानता है कि ये एक एरर है, ये एक गलती है, हमें फ्यूचर में इसको फेस करना पड़ सकता है एज़ अ नेगेटिव इवेंट। लेकिन वो कर जाती थी और करने के बाद वो बोलती थी, "अरे! ये मैंने क्या कर दिया है?" और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चली जाती थी। वो रिग्रेट जो उसे बिल्कुल ईट अप कर जाता था, खा जाता था, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा पर्टर्ब्ड हो जाता था। तो दोस्तों एक इस चीज़ के लिए उसने अपने आप को तैयार करने के लिए ही मुझसे काउंसलिंग के लिए आई कि ये क्या चीज़ है? ये मैं क्या करती हूँ? ये मैं समझ में नहीं आता है मुझे, मैं क्या कर जाती हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली बात क्या थी यहाँ पर, जो मैं आपसे कह रही थी कि आप सब अटेंटिव होकर के सुनें, कि ये जो बच्चा लगभग 0 टू मैं तो 10 इयर्स बोलूँगी, 13 इयर्स ले लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे के डेवलपमेंट के जो ये इयर्स होते हैं, इसमें ही हम एक तरीके से एक खाली पन्ने पर लिख रहे हैं कि वो क्या बनेगा। मम्मी और पापा ये 2 फिगर अगर कुछ वर्षों तक स्टार्टिंग के बच्चों को साथ में ना दिखें, इसको ज़रा समझिएगा, माँ और बाप 2 फिगर हैं, ठीक है? कुछ-कुछ केसेज़ में सिंगल पेरेंट्स भी बच्चों को डेवलप करते हैं, लेकिन ये दोनों फिगर अगर दिखते हैं, तो बच्चे के अंदर एक विश्वास की फीलिंग जनरेट होती है। राइट? मम्मा का अलग रोल है, पापा का अलग रोल है, राइट? कभी-कभी केसेज़ में मम्मा का बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग प्रोटेक्टिंग केसेस हो जाता है और पापा का रोल ये रहता है कि उसे एक ऐसा फिगर दिखाई देना चाहिए जो कि मेल है, जो कि फीमेल से बिल्कुल अपोज़िट है, उसके बिहेवियर्स बिल्कुल अपोज़िट हैं, उसकी लिविंग बिल्कुल है डिफरेंट है, उसका बोलचाल का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, डोमिनेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे डोमिनेशन का मतलब कंट्रोलिंग वाले से नहीं है, मीन्स द वे सोशल डीलिंग्स हैज़ बीन डन। वो बिल्कुल अलग है। तो उसको दोनों ही तरीकों से चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम फ्रेंड्स मेल एंड फीमेल के तौर पर ब्रेन वाइज़ बिल्कुल अलग होते हैं। मुख्यतः औरतें राइट ब्रेन्ड होती हैं यानी कि इमोशनल एंड फीलिंग ओरिएंटेड होती हैं एंड मेन लेफ्ट ओरिएंटेड यानी कि एनालिटिकल ब्रेन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो एक दोनों ही तरह के ब्रेन के लोगों को देखने का उसको मौका मिलता है और प्यार भी मिल रहा होता है, डिसिप्लिन भी मिल रहा होता है, राइट? तो ही उसके अंदर जो ये फीलिंग हम अपने अंदर आप बड़े होकर के महसूस करते हैं, एक ट्रस्ट है, एक वर्दीनेस है, एक फीलिंग ऑफ लव्ड है, बिलॉन्गिंगनेस है, ये सारी ही चीज़ें उसको सीखने को, जानने को मिलती हैं। लेकिन जब कोई भी एक फिगर नहीं होता है, यानी कि मम्मा नहीं है या पापा नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हमेशा हर केसेज़ में ये नहीं होता है कि बच्चा इसी तरीके से प्रभावित हो जैसे हमारा एक क्लाइंट हुआ है, मगर येस प्रभावित ज़रूर होता है, किसी न किसी तरीके से वो प्रभावित ज़रूर होता है। तो उसकी मम्मा जो उसके साथ में नहीं रहती थीं, उसने उसको ये फीलिंग दी अपने आप में कि जैसे लाइक एक अनवांटेड चाइल्ड वाली चीज़ है, जबकि ऐसा था नहीं माँ के लिए, उसकी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, उनकी मजबूरी थी, उनकी पोस्टिंग कहीं और थी, तो वो वहाँ दूर-दराज़ देश में उनकी पोस्टिंग थी, तो वो वहाँ जाकर के अपनी जॉब करती थी। दोस्तों उसके पापा के साथ उसकी जो ग्रेजुअल केसेस में सेशंस में निकल कर के आया कि उसने बताया अनजाने में, यस हम शायद पेरेंट्स अनजाने में ही करते हैं, लेकिन अब लिसन सुनने वाले लोग ज़रा इस चीज़ को समझें कि उसके पिता ने उसको हमेशा फ़ोर्स किया कि वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या पढ़ेगी, क्या नहीं पढ़ेगी, किस तरह के कपड़े पहनेगी, किस तरह के कपड़े नहीं पहनेगी।
उसका उठना-बैठना किस तरह के लोगों के में होगा और ये बातें बिल्कुल उसको इनफैक्ट जो सबसे पेनफुल पॉइंट था उस लड़की का वो ये कि उसने बहुत बार अपने पापा को बताने की कोशिश की कि आप ये मेरे साथ मत करिए, राइट? वो आर्ट साइड से पढ़ना चाहती थी बच्ची, उसको महसूस हो गया था, उसकी प्रॉब्लम दोस्तों उसने मुझे बताया है कि जब से उसने होश सँभाला है, वो एक ऐसी पहली लड़की थी जिसने मुझे बताया कि उसे अपने 2 साल, 1.5 साल की भी मेमोरी याद है। आप चेक करके देखिएगा व्हेन वी इंटरव्यू द क्लाइंट बहुत हद तक लोगों को सिर्फ 6 ऑनवर्ड्स, 5 ऑनवर्ड्स चीज़ें याद रहती है। किसी-किसी को 4 तक भी चलिए मान लेते हैं याद रहती है, लेकिन 2, 2.5 की याददाश्त लोगों को नहीं रहती, मगर उसको सारी याददाश्त थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता उसको अनजाने में ही क्योंकि बड़ी हो गई थी तो कहीं पापा को लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी कि वो साइंस साइड को नहीं पढ़ना चाहती है। बहुत बार उसके मार्क्स भी खराब आए, उस पर भी उसको बहुत डाँटा गया और तुम पढ़ती नहीं हो, तुम फ़ोकस नहीं करती हो, तुम ध्यान नहीं देती हो, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। एंड उसके फादर अपनी रेपुटेशन को लेकर के बहुत कॉन्शियस थे। उनका ये था कि हमारे दोनों बच्चे, एक भाई था उसका, दोनों बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ का उसके ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो अपने दोस्तों में भी बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी, अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। उसको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा मिला जो अपने गार्डियन की तरह उसने मुझे रिपोर्ट किया है तो वो था पैसा। उसका ये कहना था यस मैं बहुत लग्ज़री में पाली गई हूँ और ये लग्ज़री मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में अवेल करना चाहूँगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी भी नहीं कर सकती हूँ जो मुझे ये अवेल ना करवा पाए, राइट? तो दोस्तों उसका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि 28 साल की हो जाने के बावजूद भी ना वो किसी जॉब में जा पा रही थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ना वो शादी करना चाहती थी, क्योंकि शादी करने को लेकर के उसको जो एंग्ज़ायटीज़ थी, वो उसकी एंग्ज़ायटीज़ उसको इतना ग्रैब कर लेती थी कि उसको लगता था कि वो किसी भी तरीके की मैरिज रिलेशनशिप की जो डिमांड्स होती हैं, एक फ्यूचर में आकर के मदर बनना है, किसी की वाइफ बनना है, किसी की बहू बनना है, ये सब वो नहीं बिल्कुल टॉलरेट कर सकती थी। तो उसके मन ने बिल्कुल रिफ्यूट कर दिया था कि वो इस बात पे जाएगी ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई थी एंड बहुत समझदार लड़की थी। ग्रेजुअल केसेस में जब मैंने उसको थोड़ा समझाया कि क्या चीज़ें हैं आपके साथ और क्या चीज़ें नहीं हैं। धीरे-धीरे करके जब वो ये सारी बातें पहली बात तो जब हम बोल पाते हैं, मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ से ग्रस्त हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं साइकोलॉजिकली अपनी लाइफ़ में तो ज़रूर जाकर के किसी को कंसल्ट करें क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि जब आप अपनी बात को यस आप एक वर्बल फॉर्म में किसी से बोल करके निकाल देते हैं, तो यहाँ पर ना आपका जिसको हम बोलेंगे माइंड टैंक है, वो माइंड टैंक आप तक का धीरे-धीरे खाली होने लगता है और इससे ही बहुत हद तक आपके अंदर एक रिफ्लेक्शंस आने लगते हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि क्या थी और हम उन्हें कैसे ले रहे थे और फिर उनका क्या प्रभाव पड़ा है और फिर चीज़ें क्या कैसे मल्टीप्लाई होकर के इंटरप्रिटेशंस खराब हो गए, ज़िंदगी खराब हो गई है। जब वो बिल्कुल पोर आउट हो गई, तब उसको ये बात समझ में आई और एक बहुत छोटी-सी सलाह से ही उसको बहुत हेल्प मिलने लग गई कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको खुशी देती है, आप उसे करना स्टार्ट करें। ये पॉइंट आपको मेरी हर सेशन में मिलेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी खुशी हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें ये कोई बताता ही नहीं है, इस चीज़ का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसका कोई स्कूल नहीं है कि आप एक एक टाइम के बाद हो सके तो बच्चों को ही सिखाएँ ये आपका जीवन है तो आपको जो अच्छा लगता है प्लीज चूज योर हैप्पीनेस आप अपनी खुशी को चुने कि आपको क्या अच्छा लगता है उसे बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करें किसी की भी खातिर पोस्टपोन ना करें और उसे करें राइट स्पेशली यहाँ पर मेरा करने का मतलब है कुछ एक्टिविटी बेस्ड चीज राइट तो उस लड़की को जो चीज़ें बहुत पसंद थी, उसको सजना-संवरना बहुत पसंद था, डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद था, उसे दोस्तों से बात करना बहुत पसंद था, उसे घूमना बहुत पसंद था। जो कि आप समझ सकती हैं कि इस कॉन्फिडेंस की लड़की को ये भी करने में बहुत बार सोचना पड़ेगा, लेकिन एडवाइस करने पर, छोटी-छोटी ट्रिप प्लान करने पर उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है और उसने अपने आप में एक लिबर्टी महसूस की, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस किया, बाहर जाकर चीज़ें सीखीं। बहुत तरह की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है मैं इनवाइट भी करना चाहूँगी आप लोगों को इस चीज़ के थ्रू कि आप लोग जो भी बताया जाता है उसको ज़रूर करें क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से ज़िंदगी में चेंज आ जाते हैं। मैं उसकी बहुत अगेन तारीफ़ करूँगी कि उसको मैंने बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई और उसने वो शी वाज़ द फर्स्ट आई विल से कि उसने हर चीज़ को जितनी भी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी एडवाइसेज़ को दी, उसने उसको फॉलो किया। मैंने उसको बोला आप ड्राइंग करो। ओह माय गॉड! मैं काश मेरे पास वो स्नैप होते मैं आपको दिखा दी। इतनी
प्यारी ड्राइंग उस लड़की ने बनाई, बहुत अच्छी लैंडस्केप्स बनाती थी, फ्लावर्स बनाती थी, बहुत अच्छी-अच्छी पोएट्री बनाती थी, मॉडर्न आर्ट भी उसके अंदर थी। वो सारी चीज़ें पेंटिंग हमारी हमारे बारे में बहुत कुछ बताती हैं, जो कि उसकी मुझे बता पाई। तो वो बहुत हद तक रिलीज़ कर गई। दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी का स्टेप तब आया जब उसने एडवाइस को माना और मेरे कहने पर अ, अगेन मैं उसकी तारीफ़ करूँगी, घर बैठ कर के उसने वो सारा सिलेबस रिवाइज़ किया जो उसे जा कर के पढ़ाना था और उसके बाद इस चीज़ में भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। भगवान का शुक्रिया भगवान भी शुक्रिया अदा करने का मौका तब प्राप्त कर पाते हैं जब हम अपने आप को शुक्रिया देना शुरू करते हैं दोस्तों। फिर उसको एक जॉब भी मिली। मैंने उसको 1-2 सेशन में फ़ोर्स किया कि नहीं आप सर्च करें, आप बहुत लोअर क्लास पढ़ाने को शुरू करें, लेकिन आप शुरू करें। क्योंकि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। तो उसने इस बात को माना, डरते-डरते ही माना, लेकिन उसने माना और जब उसने मुझे बताया कि उसे जॉब मिल गई है, तो एक कंटीन्यूअस सेशंस में मैंने उसको बताया कि इस चीज़ को मेंटेन कैसे करेगी, उस जॉब को करेगी कैसे, क्या चीज़ें अप एंड डाउन में आ सकती हैं। क्योंकि इस क्लाइंट के लिए ये दिक्कत ज़रूर थी कि अगर कोई भी चीज़ आती, तो वो बहुत जल्दी एक वल्नरेबल कंडीशन में, एक कमज़ोर स्थिति में वापस जा सकती थी। तो उसकी जॉब चलने लगी, उस जॉब में भी धीरे-धीरे करके उसको अपने जैसे परिस्थितियों के बच्चे मिले, उनको वो काउंसल करने लग गई। शी केम टू मी और उसने बताया कि कैसे वो बच्चों को काउंसल करती है और धीरे-धीरे चंद सेशंस में शायद मेरे ख्याल से 7-8 सीटिंग्स ही लगी होंगी। उस बच्ची का सारा कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग क्योंकि एक उम्र भी हमें होती है जो बहुत सारी चीज़ों में वो अंडरस्टैंड करने में, मैच्योरिटी गेन करने में हेल्प करती है। वो 28 साल की हो चुकी थी, तो उसे समझ में आने लग गया। एक दिन तो आया कि उसने मुझे बोला कि मैं अपने भाई को लेकर के बहुत परेशान हूँ क्योंकि गार्डियन तो सेम है, उनका ईगो भी सेम है, उनका माइंड फ्रेम भी सेम है, तो वो भी कहीं न कहीं सफ़र कर रहा है उस चीज़ को लेकर के। और देन शी वांटेड कि मैं उसकी हेल्प करूँ और जितना वो कर सकती है वो हेल्प करेगी। सबसे अच्छी बात ये थी भी दोस्तों क्योंकि कोई जानबूझ करके नहीं करता है। देयर हिज हर पेरेंट्स वर वेरी गुड। वो बिल्कुल ओपन फॉर काउंसलिंग थी। उसकी मम्मी और पापा भी कुछ सेशंस के लिए आए। मैंने बहुत ओपनली उनको बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उन्होंने उस चीज़ को एडमिट किया। आई रियली थैंक अगेन द मदर बहुत ही अच्छी लेडी थी उनकी मदर, उनके फादर दोनों ही। उन्होंने इस बात को समझा थोड़ा-सा उनकी मदर को जब पता चला तो उनको गिल्ट आ गया कि ओह माय गॉड! मेरी वज़ह से मेरी इस बच्ची को हुआ है। तो मैंने सिर्फ़ एक सेशन इस बात के लिए लिया कि नहीं आपको गिल्ट नहीं क्रिएट करना है और अब हमें सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस करना है कि हाउ कैन मेक हर बेटर एंड देन थिंग्स केम आउट क्योंकि वो मैच्योर लोग फटाफट समझ पाते हैं चीज़ों को। और देन शी स्टार्टेड हर जॉब और आज वो एक बहुत ही अच्छे जॉब में है, बहुत ही सैटिस्फाइड है, बहुत सारी मुझे फ़ोटोज़ भेजती रहती है, नई-नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती है जो उसकी अपनी सो अभी वो बिल्कुल वेल टू डू है। सो दोस्तों ये केस मुझे आपको बताना था जिसमें कि अब मैं जो टिप बताना चाह रही हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप गार्जियन हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों हमें जो ये कान दिए गए हैं, इन कानों का इस्तेमाल करें। आपके आस-पास रहने वाले चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपसे सीनियर भी हों, बड़े हों, कोलीग हों, पीयर्स हों, हमसे लोग बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये हमारे साथ मत करो और कुछ जिनको समझ होती है वो ये भी बताते हैं कि ये हमारे साथ करो, ठीक है? तो दोस्तों हमें सुनना चाहिए कि क्या कह रहा है सामने वाला हमसे। और यहाँ पर लिसन वर्ड यूज़ करूँगी मैं। सुनने का मतलब है कि सुनने के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी रखें कि क्यों कह रहा है? कुछ चीज़ें तो हम बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोग सुनते ही नहीं हैं। उस बच्ची ने बहुत बार अपने पिता को ये बात बोली कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ ये साइंस साइड, मुझे नहीं समझ आता है ये मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल। तो सुनना चाहिए था और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रही हूँ, हर चीज़ तो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती लेकिन कुछ बातें प्रेडिक्टेबल होती हैं। उस लड़की का बेसिकली जो आईक्यू था, जो इंक्लिनेशन था, अगर उसे उसके सब्जेक्ट में पढ़ाई करवाई गई होती, तो उसका बहुत टाइम बचता, बहुत लाइफ में वो बहुत ब्राइट काम करती, बेहद ब्राइट, राइट? वैसे तो दोस्तों सभी बच्चे अगर ज़रा-सा एक सहूलियत और समझदारी के साथ पाले जाएँ, तो ये माँ प्रकृति हमें इतना पोटेंशियल दे कर के पैदा करती है कि क्या ही बताऊँ। तो पोटेंशियल बहुत सही तरीके से यूज़ में आ पाता है। तो एक गार्जियन के तौर पर आप इस बात को ज़रूर समझें कि अपने बच्चों पर थोपे नहीं चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को थोपे नहीं और यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा-सा समझने की है दोस्तों कि हम गार्जियन हो करके प्रश्न ये उठता है कि क्यों थोपते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि जो हम सही समझ रहे हैं वो बच्चा वही करे? कुछ पॉइंट्स पे ये बात गलत नहीं है, लेकिन थोपना गलत है।
आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताएँ कि ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इससे ये होता है, इसमें आगे जाकर ऐसे बना जाता है, राइट? लेकिन थोपे नहीं। थोपना किसको हम कैसे पता चलेगा कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सामने वाला आपको रिफ्यूट कर रहा है, मना कर रहा है, कह रहा है, तो आपको सुनना चाहिए कि वो कैपेबल नहीं है, विलिंग नहीं है, नॉट मेड फॉर है, पोटेंशियल नहीं है, डिफरेंट पोटेंशियल है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, राइट? और अपनी जीन्स पर इस बात का भरोसा करें। अगर आप फ़ोर्स कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका बच्चा है, आप उसका बेस्ट चाहते हो, अपने ऊपर भरोसा रखें। और दोस्तों सच बताऊँ तो अगर आप अपने को जाकर आप मैं गार्जियन से बात कर रही हूँ इस समय, अगर आप अपने को जाकर के रिफ्लेक्ट करोगे तो जो पोटेंशियल आप अपने बच्चे से किसी भी एज में चेक कर लीजिएगा। मेरे पास बहुत गार्जियन आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा 8 साल का है, पढ़ता नहीं है, फ़ोकस नहीं करता है, मैथ्स के सवाल गलत करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। तो उससे एक बार ये सवाल आप अपने आप से करिएगा कि जब आप उस एज में थे, तो क्या आपको लगता है आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी? ऑनेस्टली अगर आपको मेमोरी होगी तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपसे बहुत बेटर कर रहा है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन पर उनको समझें। एज़ ए गार्डियन हमें एनवायरनमेंट देना होता है कि हाँ, वो बच्चा किस तरह से ग्रो करना है, उसकी बीइंग क्या है, उसको हमें किस तरह से फ्लरिश करना है। ये बहुत अ, ब्रॉडर टर्म है बोलना, लेकिन येस, हमें थोपना नहीं होता है। नंबर 2, अगर आप खुद कैंडिडेट हैं, जैसे मेरी क्लाइंट थी जो सफ़रर है, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ किसी की हेल्प ज़रूर लें। अपने आप को ओपन अप फ्री होकर के कहें। दोस्तों मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो बड़ी-बड़ी डिसीज़ेज़ हैं, जिस पर लेकर के मैं किसी दिन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि कौन-से डिसीज़ेज़ हैं, जिन पे वाक़ई हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और कौन-सी डिसीज़ेज़ हैं, जिनमें हमें फर्स्ट हैंड पे सिर्फ़ साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि दवाइयाँ खा लेने पर क्या होता है, ये भी मैं उस वीडियो में आप कवर करूँगी। तो अगर आप कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर लें। नंबर 2, आप डायरी ज़रूर लिखें। आप देखेंगे डायरी आपको एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आप क्या सोच रहे थे और उसका रियलिटी से कुछ भी लेना-देना नहीं था। कभी-कभी तो वो आपको वे आउट भी बताती है आपकी रिटन स्क्रिप्ट की क्या इसमें से आपका हल निकल कर के आ रहा है, राइट? जब आप पुराने दिनों की चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक रिफ्लेक्शन जनरेट होगा कि अरे! मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रही थी, ऐसा तो था ही नहीं, कभी तो हुआ ही नहीं। बहुत सारी एप्रीहेंशन्स तो हम यूँ ही पाल लेते हैं, बहुत सारे विचारों से ही हम डर पैदा कर लेते हैं दोस्तों। और अगर आप किसी की अ, उम, पिता हैं, तो इस बात का ख़ासा ख़्याल रखें कि आपको अगर आप एक लड़की को ब्रॉट अप कर रहे हैं, यस मैं ओनली फादर से बात कर रही हूँ दोस्तों। तो मैं लिबर्टी लेना चाहूँगी आप लोगों से ये कहने से पहले कि एक फादर को अपनी बेटी के बारे में मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को उठाना चाहूँगी, किसी डिटेल किसी दिन करूँगी इस टॉपिक को। इतनी डर क्यों है आप लोगों के अंदर? मेरी बेटी का ये हो जाएगा, मेरी बेटी का वो हो जाएगा, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी को ये आना चाहिए, मेरी बेटी को वो नहीं आना चाहिए, उसे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसे ऐसे बोलना चाहिए, उसे खाना बनाना आना चाहिए। पता नहीं क्या-क्या। आ जाते हैं। मानती हूँ मैं ये डर होते हैं, हमारी सोसाइटी में देखा है, हमारे अनुभव है, हमारी अपनी पास्ट स्क्रिप्ट्स हमें बताती हैं। मगर दोस्त फादर्स आप इस बात को याद रखिएगा कि आपकी बेटी वही थॉट प्रोसेस अपने माइंड में प्रोपोगेट करेगी, जो आप कॉन्फिडेंस उसको रिफ्लेक्ट कराएँगे। मैंने क्यों सिर्फ फादर बोला है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। फादर्स ही बेसिकली इस समाज को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तो उनको लगता है कि वो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, हो सकता है वो इर्रेलेवेंट भी आप लोगों को लगे बट मैं लूँगी। एक बहुत बड़े वर्कशॉप में एक स्पीकर ने ये उदाहरण दिया कि आपको पता है राम को सीता को क्यों तजना पड़ा था? क्योंकि वो एक साम्राज्य के राजा थे और अगर वो सीता को इस बात की परीक्षा में ना उतारते कि तुम बाहर से आई हो, तो तुम्हारा चरित्र पता नहीं पवित्र रह गया है या नहीं रह गया है, तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी है। तो एक गलत परंपरा शुरू हो जाती। उन्होंने ऐसा बोला, मुझे नहीं पता है कि रियलिटी में क्या
सोशल परसेप्शन है, जगह-जगह पे अलग-अलग परसेप्शंस है, इवन अलग-अलग ऑथर्स के अलग-अलग परसेप्शन है। रामचरितमानस की उसकी चीज़ अलग है, मेन कांड रामायण का कुछ और कहता है वगैरह-वगैरह। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर इतने बड़े राजा को, इतने बड़े भरतवंशी को अगर ये परंपरा ही शुरू करनी थी कि उसकी पत्नी को, जो कि प्रिवेलिंग कंडीशंस की वजह से उनको ऐसा करना पड़ा था, तो उसने यही परंपरा क्यों शुरू की कि चरित्र पर शक किया जाए? ये परंपरा क्यों नहीं शुरू की कि मेरी बीवी है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। कहीं न कहीं तो भागीदारी राम की भी थी ना उनको अकेला छोड़ देने में। हालाँकि ये कहानी है लिटरली, लेकिन परंपरा ही शुरू करनी है तो सम्मान की शुरू करो। परंपरा ही शुरू करनी है तो आत्मविश्वास की शुरू करो। परंपरा ही शुरू करनी है तो प्राउड की करो। बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। तो एक फादर हमेशा अपनी बेटी खोल कर के बात करिए अपनी बच्चियों से। प्राउड डालिए, प्राउड करिए अपनी बेटी पर। फिर आप देखिए कि चरित्र, समझ, आर्ट, जो टैलेंट आप सीख कर रही हैं वो, कॉन्फिडेंस, रीबिल्डिंग अ काइंड ऑफ मदर, क्या आप डेवलप करती हैं उसके अंदर। तब आप इस चीज़ को वाक़ई समझ पाएँगे कि आप हो क्या? फादर होना होता क्या है? डर करके मत पालिए अपनी बच्चियों को। और आपको लगता है हर जगह तो मैं नहीं जाऊँगा, उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए जो हो जाना, वो जाना है, ये तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको ये हिम्मत दी है कि वो माइंड चला सके, कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर हाथ भी चला सके, तो वो प्रोटेक्ट कर पाएगी अपने आप को। दिमाग चलाना ज़्यादा सिखाइए। आप उसके अंदर डर तो पैदा कर देते हैं, मगर उसको हल नहीं बताते। हुँ? अब बताती हूँ कि मैंने फादर से क्यों बोला है। बेसिकली ये कुछ नेचुरल है कि एक लड़की अपने पिता के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करती है और लड़का अपने माँ के प्रति, राइट? एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत हद तक माएँ भी उसी एनवायरनमेंट को प्रैक्टिस में लाती हैं, जो फादर की ओर से एडवाइस आती है। अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर वाइफ अपने पति की बात को वैल्यू करती है, क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है, बॉन्ड अगर अच्छा है तो बिल्कुल ही वैल्यू करेगी, समझेगी उस बात को। और एक अधिकार भी होता है पिता का, तो उन्हें लगता है वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, राइट? और हम अक्सर ही, हम लेडीज चाहे जितना सोसाइटी हमारा चेंज हो जाए, डेवलप हो जाए, हाँ हमारा समाज है गंदा, हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरीके की विचारधाराएं रखते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, मैल ट्रीट करते हैं, रेप्स होते हैं, यस। कि इसको रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी को केज कर दें यहाँ से या यहाँ से, यहाँ ही फ्रीडम लानी है, यही सोच लानी है, यही समझ लानी है। इस विषय में सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने अपनी बेटी को कहीं पढ़ने भेजा है बाहर, तो आपके दिमाग में हमेशा यही क्यों आता है कि उसका बॉयफ्रेंड बन गया तो भाग जाएगी? आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है कि उसको अगर किसी से प्रेम हुआ है, तो आपसे भी वो बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है एक लड़की अपने पापा से। वो आपको सब खुल कर के बताए। ऐसा रिश्ता हम डेवलप करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? वो अपनी लव स्टोरी आपको बताए, और इस तरह से बताए कि जैसे वो डिस्कस कर रही है कि वो ऐसा है तो क्या? और आपका इतना विश्वास उसके साथ होना चाहिए एक पापा के रिलेशन में, कि अगर आप कहें कि बेटा ये इस वजह से ठीक नहीं है, तो उसे वेट कर जाए आपकी बात, समझ आ जाए, मान जाए। वैसे तो ये हार्मोनल ड्रिवन चीज़ होती है, बहुत बार हार्मोन हमें इतना फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि हम चीज़ें ज़्यादा सुनते समझते नहीं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हार्मोन है ना, इन पर भी भारी पड़ता है बॉन्ड। हाँ, अगर आपका बॉन्ड ऐसा है, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है, तो ये ट्रस्ट भारी पड़ेगा हार्मोन पर। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे बोल रही हूँ, और इस लेवल के फादर बनिए आप लोग, इस लेवल की मदर्स बनिए, आपसे बच्चा आपसे कह पाए। एक बहुत ही हमारी इनर पर्सनैलिटी फियर्स मम्मा के अंदर भी, पापा के अंदर भी रहते हैं। इस पर किसी दिन बात करती हूँ कि एग्ज़ैक्टली हमारे अंदर ये कंट्रोलिंग आती कहाँ से है। तो दोस्तों, इस क्लाइंट हिस्ट्री के साथ मैं यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ, और आप लोगों से मेरी लिटरली बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों की बातों को सुनें।
एक उम्र होती है, उसके बाद आपको उनकी बातों को वैल्यू करना चाहिए। अंडर 10 तक आप उन्हें गाइड करें। 10 के बाद ज़रा अपने कानों को यस प्रिपेयर फॉर लिसनिंग। थैंक यू ऑल। गुड डे।